तो आज के क्लास में हम देखेंगे विज्ञान, और विज्ञान में सबसे पहला पार्ट देखेंगे हम भौतिक विज्ञान, ठीक है, यानी कि फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं मात्रक से। यूनिट, मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इस मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो कोई भी भौतिक राशि है, उसको मापने के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है, और उस मानक को ही उस भौतिक राशि का क्या कहते हैं? मात्रक। मात्रकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से मात्रक होते हैं? एक होता है मूल मात्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल्स और बेस यूनिट्स, और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक, जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो दो मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? देखिए, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई पद्धति, जो इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, अब हम देखेंगे मूल मात्रकों। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो एसआई मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक। तो मूल राशि में हम देखेंगे सबसे पहले किसकी? लंबाई की बात करेंगे। ठीक है, तो लंबाई का जो आपका मानक मात्रक है, ठीक है, मूल मात्रक, वो है आपका मीटर, और इसको डिनोट करते हैं किससे? मीटर। प्रतीक जो मीटर का है वो एम है, स्मॉल एम। दूसरा है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मापते हैं किसमें? किलोग्राम। इसका मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, और इसको हम प्रतीक है इसका डिनोट किसे करते हैं? केजी से। समय की बात करें तो समय का जो आपका मात्रक है वो सेकेंड है, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। विद्युत धारा की बात करें तो इसका है आपका मात्रक एम्पियर, और इसको शो करते हैं कैपिटल ए से। ताप की बात करें तो केल्विन, कैपिटल के से। और पदार्थ का परिमाण की बात करें, मोल, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं मोल, MOL से। ज्योति तीव्रता की जो मात्रक होती है वह होती है आपकी कैंडेला, और इसको डिनोट करते हैं हम CD से। ठीक है, यह तो आपके 7 आपके मूल मात्रक हैं। ठीक है, अब व्युत्पन्न मात्रक देखिए किसे कहते हैं? ऐसे सभी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि मूल मात्रक 7 हैं, इन 7 का उपयोग करके जो मात्रक बनाए जाते हैं उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बात करते हैं समतल कोण की, तो समतल कोण का मात्रक जो होता है आपका रेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है? रेडियन। घन कोण की बात करें तो घन कोण का होता है स्टेरेडियन। उसके बाद आवृत्ति की बात करें तो हर्ट्स होता है। बल की बात करें तो ये आपका न्यूटन होता है। ठीक है, डिनोट आप देख ही सकते हैं, एन से इसको हर्ट्स को, SZ से इसको, SR से इसको, RAD से रेडियन, स्टेरेडियन, हर्ट्स, न्यूटन। दाब और प्रतिबल की बात करें तो देखिएगा, दाब और प्रतिबल का दोनों का जो मात्रक होता है सेम होता है। क्या होता है? पास्कल, इसको डिनोट करते हैं PA से। ठीक है, फिर ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा की मात्रा की बात करें तो उनको हम डिनोट करते हैं जूल में, और किसे डिनोट करते हैं? J से। ठीक है, तो यह है। शक्ति की बात करें, रेडिएंट फ्लक्स की बात करें तो उनको हम मापते हैं किसमें? वाट में, W से डिनोट करते हैं। और अगर देखेंगे तो इसमें किन मूल मात्रकों का प्रयोग है? kg मीटर स्क्वायर सेकेंड पे -3। ठीक है, विद्युत आवेश की बात करें तो इनको कूलाम में हम बोलते हैं। वोल्टता या विद्युत विभवांतर की बात करें तो वोल्ट में, और अगर देखिए इनमें कितने मात्रक का यूज हुआ है। विद्युत धारिता जो है उनको फैराडे में उनका मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है, एग्जाम में सीधे आता है, ऐसे बताना रहता है। विद्युत चालकता की बात है तो वो सीमेंस में, ये आपको याद ना रहे तो भी काम चलेगा। ठीक है, लेकिन यह याद रहना चाहिए, यह आपके इम्पोर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स का देखिएगा वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें तो टेस्ला है। प्रेरकत्व की बात करें तो हेनरी में होता है। तापमान की बात करें तो डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद ज्योति फ्लक्स की बात करें तो ल्यूमेन में। प्रदीप्ति घनत्व की बात करें तो लक्स में। एक रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता की बात करें तो बेकुरल ने, क्योंकि हेनरी बेकरल ने इसकी खोज की थी। अवशोषित विकिरण की मात्रा की बात करें तो ग्रे में नापते हैं। विकिरण मात्रा समतुल्य की बात करें तो सीवॉट में नापते हैं, और उत्प्रेरण सक्रियता की बात करें तो कैटल में। तो यह इतने आपके व्युत्पन्न मात्रक थे। अब हम देखेंगे कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स देखेंगे। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स है। अब देखेंगे इसमें प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर, यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष, और जो बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के। एक नाटिकल मील की बात करें तो 1852 मीटर के बराबर
होता है। तो ये समुद्री दूरी नापने के काम आता है। 1 नॉटिकल मील कितना है? 1852 मीटर के बराबर होता है। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट जो होता है 10/6 वाट के बराबर होता है। ठीक है। क्यूसेक की बात करें, क्यूबिक फीट पर सेकेंड, जल प्रवाह की दर की माप की इकाई है। यानी जल प्रवाह की दर की माप की इकाई क्या होती है? अगर पूछ दे एग्जाम में तो क्यूसेक होती है। और 1 क्यूसेक किसको डिनोट करता है? 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जल के प्रवाह को शो करता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के और जियोग्राफी के नज़रिए से, डाप्सन में। और एक डाप्सन यूनिट जो DU होती है वो होता है 2.69 × 10⁻20 ओजोन और प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। बल की बात करें तो बल का CGS सेंटीग्राम सेकंड पद्धति में मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। उसके बाद बल का SI मात्रक जो होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम में यानी कि न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10/6 डाइन के होता है। ठीक है। आगे हम बात करें गति एवं बल, मोशन एंड फोर्स की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे अदिश राशियों के ऊपर, स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है, दिशा नहीं होती है। जैसे दूरी करने का मतलब है 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ऐसे हम बोल देते हैं। तो इसमें दिशा का कहीं बोध नहीं हो रहा है। जैसे आयतन हमने बोल दिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोल दिया 5 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मीटर क्यूब या लीटर। तो आयतन में हमको क्या डायरेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। द्रव्यमान हो गया, घनत्व हो गया, कार्य, ऊर्जा, समय, मान लीजिए समय बता रहे हैं 12:30। ठीक है, ताप, शक्ति, आवेश, आवृत्ति, विभव, चाल आदि, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ। अदिश, मतलब होता है आपका नहीं, और मतलब क्या होता है? नहीं, और दिश में से होता है दिशा। तो यानी जिसमें दिशा ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश राशियाँ। ठीक है, क्या बोलेंगे? अदिश राशियाँ। और सदिश मतलब मतलब होता है सहित, दिश में होता है दिशा, यानी दिशा सहित जो होता है उसे सदिश राशियाँ बोलते हैं, जिसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ हैं जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, जैसे आवेग, विस्थापन, त्वरण, वेग, बल, संवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र इत्यादि। ये क्या होते हैं? आपके सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जैसे आवेग होता है, विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन करते हैं। मान लीजिए पॉइंट A है या पॉइंट B है। तो अगर हम दूरी की बात करें, मान लीजिए हम यहाँ 5 किलोमीटर ऐसे चलें, फिर यहाँ 7 किलोमीटर चलें, तो ऐसे मान लीजिए हम यहाँ 3 किलोमीटर चलें, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर चलें, यहाँ पे हमने आ गया। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसकी विस्थापन की, तो जो विस्थापन की बात होती है वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यानी इसमें क्या दिशा निश्चित होगा। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन इसी डायरेक्शन को, मतलब इसी जो मिनिमम दूरी, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? डायरेक्शन कहेंगे। A से B तक आप कैसे भी जाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन A से B के बीच की विस्थापन की बात करें तो बस यही होगा, जो न्यूनतम दूरी होगी वही विस्थापन होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं न्यूटन के गति विषयक नियम की। तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को हम देखेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो की धारणाओं के आधार पर गति विषयक निम्न 3 आधारभूत नियमों का प्रतिपादन किया था। तो गति विषयक न्यूटन सर ने 3 नियम दिए थे। तो उसमें हम देखते हैं कि न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु या पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान वेग से गत्यावस्था में रहती है। यानी कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर है, और जो गति में है तो गति में है, जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। अन्यथा व्यवहार करने के लिए मतलब अगर कोई चीज़ पत्थर स्थिर है, अगर आप वो लुढ़केगा तब तक नहीं जब तक आप उसको धक्का दे के खिसकाएंगे नहीं। ठीक है, तो वो स्थिर है। कोई चीज़ चल रही है तो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप उस पर घर्षण नहीं लगाएंगे और ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो आप लोग सोचते होंगे कि मान लीजिए गाड़ी चलती है तो रुक जाती है। क्यों? गाड़ी इसलिए रुक जाती है कि ज़मीन और उसके बीच क्या है, गाड़ी के टायर के बीच में घर्षण लगता है। अगर वो घर्षण नहीं लगता तो गाड़ी रुकता ही नहीं, या जो हम ब्रेक मारते हैं वो घर्षण का ही काम करता है, वो एक समान गति के रूप में रहता है। ठीक है, तो यानी बाह्य बल लग रहा है इसी कारण। तो गति के इस प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको बोलते हैं। तो न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम की बात करें तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
क्या कहता है, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन दर बल की दिशा में होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे आपका होता है संवेग p इक्वल टू यम इंटू भी, और जब दर की बात करें तो हम क्या करते हैं, t से डिवाइड कर देते हैं। अगर यहाँ आप t से डिवाइड करेंगे तो यम भी बाई टी, और यह वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं तो यम इंटू ए, और यम इंटू ए किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर, यानी एफ इक्वल टू यम इंटू ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना क्या है कि वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। तो यानी कि अगर आप देखिए संवेग परिवर्तन होगा, जितना परिवर्तन होगा उतना क्या होगा, बल की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं, कि जो संवेग परिवर्तन की दर है वो सीधे किसके समानुपाती है, वो बल के समानुपाती है। ठीक है, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी कारण से क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। तो न्यूटन का जो गति विषयक तृतीय नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। ठीक है, उदाहरण, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की तरफ खिसकना। जैसे आप क्या करते हैं, नाव पे हैं, नाव से आप जैसे आगे की तरफ कूद रहे हैं तो क्या होगा, नाव क्या होगा, आपको पीछे की तरफ जैसे बल लग रहा है उसके ऊपर। यूँ समझिए जैसे आप क्या करते हैं, पानी को पीछे खेते हैं तो पानी आपको नाव को क्या करता है, आगे ढकेलता है। तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कार्य सामर्थ्य ऊर्जा देखेंगे, वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए कार्य क्या है, कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य क्या होता है, वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर, यफ लगाकर, ठीक है, वह बल की दिशा में, यानी अगर इधर फोर्स हम लगा रहे हैं एफ, तो इसी दिशा में हमको विस्थापन करना है इसका। ठीक है, यानी कि और विस्थापन को हम एस से डिनोट करते हैं। तो यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। ठीक है, तो किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होगा, बल, और बल की दिशा में विस्थापन एफ इंटू एस। ठीक है, कार्य क्या होता है, अदिश राशि होती है, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। शक्ति अथवा सामर्थ्य की बात करें, पावर की बात करें, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। और सामर्थ्य किसके बराबर होता है, कार्य बटे समय के, यानी कि P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी के। सामर्थ्य क्या होता है, ये भी एक अदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। अब बात करेंगे हम ऊर्जा के बारे में, और बात करते हैं सबसे पहले गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, गतिज ऊर्जा होता है, एक स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जैसा कि नाम से ही आपका स्पष्ट है कि किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी यम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होती पता है, 1/2 mv स्क्वायर के बराबर होती है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर के होता है। उसी तरह बात करें स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, किसी वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा Pe बराबर mgh, इसमें हाइट होता है। ठीक है, तो यह होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। जैसे तनी हुई कमानी की ऊर्जा, जैसे मान लीजिए कोई है, मान तीर धनुष ले रहे हैं, अब इसने क्या आपने तान के रखा है, ठीक है, आपने तान के रखा है तीर को, तो तनी हुई कमानी के, ये देखिए मान लीजिए ये आपका है, हमने बनाया, ये आपका धनुष है और ये आपका ये तान के, ये आपका तीर है, ये तान के रखे हुए हैं। तो इसमें जो ऊर्जा बरकरार स्थिर है, लेकिन इसमें ऊर्जा बरकरार है, जैसे छोड़ेंगे वो क्या हो, गति ऊर्जा में बदले या जो भी है, लेकिन इसमें क्या है, और जैसे बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा, जब बांध बनाकर जल को रोक दिए तो इसमें एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा का नाम स्थितिज ऊर्जा है। ऊर्जा रूपांतरण करने वाले उपकरण के बारे में देखते हैं। तो देखिए उपकरण, इलेक्ट्रिक पंखा, जो पंखा है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी या स्विच ऑन करते हैं तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत ऊर्जा होता है, वो किस में, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी जब पंखा घूमने लगती है तो किस में बदल गया, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब देखिए, तो जैसे विद्युत ऊर्जा से क्या होता है, ऊष्मा में प्रकाश ऊर्जा में, तो बल्ब जलता है तो देखेंगे लाइट आएगा, जैसे बल्ब ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे प्रकाश होगा, लेकिन बल्ब के पास थोड़ा सा जाएंगे हाथ लेकर तो आपको गर्माहट का अनुभव होगा, यानी कि उसमें से ऊष्मा भी निकल रही है।
तो विद्युत बल्ब क्या करता है, ऊर्जा को कैसे रूपांतरण करता है, यह विद्युत ऊर्जा से क्या होता है, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में तब्दीली करता है। विद्युत सेल की बात करें, ठीक, इलेक्ट्रिक सेल की, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है विद्युत सेल। मोमबत्ती की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में यह चेंज करता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश व ऊष्मा, कैसे, जैसे इसमें क्या होता है कि मोमबत्ती आपका जलेगा, प्रकाश भी निकलता है और ऊष्मा भी निकलता है। और मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की क्रिया है, यह आपकी रासायनिक क्रिया है, ठीक है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल की, तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। डायनामो की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। सितार की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ हो गई। यहाँ से हम देखेंगे स्टीम इंजन की बात करें तो क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन का चलना क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। जब टरबाइन है तो उसमें क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, जैसे अगर पानी को छोड़ते हैं तो पानी गिरता है, ठीक है, तो टरबाइन घूमता है, तो वो टरबाइन का घूमना यांत्रिक ऊर्जा है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वैद्युत ऊर्जा, उसके घूमने से विद्युत उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, जिससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य के जो किरणों से वो क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण की जगह भोजन उत्पन्न करते हैं, यानी रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। विद्युत जनित्र की यानी कि बात करें तो मोटर की बात, जनरेटर की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा से क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। डीजल इंजन की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में तब्दीली होती है। गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, ग्रेविटी की। गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी की किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो गुरुत्व से आशय उस आकर्षण बल से है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसी को हम गुरुत्व या ग्रेविटी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी के मान में परिवर्तन कैसे कैसे होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पोल्स पर जी का मान अधिकतम तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। तो पोल्स पर जब जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, सबसे अधिक में होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्स। और अगर पृथ्वी की बात करें भूमध्य रेखा पर तो क्या होता है, सबसे मिनिमम जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में तो होता है आपके भूमध्य रेखा पर। लिफ्ट में पिंड का भार देखेंगे, जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटता प्रतीत होता है, जैसे ऊपर से आपका नीचे की ओर आ रहा है लिफ्ट। और जब लिफ्ट ऊपर की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। पलायन वेग की बात करें, इसके वेलोसिटी, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो पलायन वेग वह वेग न्यूनतम वेग है, उस स्पीड से अगर किसी पिंड को या किसी भी सामान को पृथ्वी के बाहर फेंकना कोशिश करेंगे तो पृथ्वी से बाहर निकल जाएगा, वापस पृथ्वी पर नहीं आता। यानी कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से फेंकते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। आवर्तकाल की बात करें, टाइम पीरियड की, तो एक कंपन या एक दोलन पूरा होने में लगे समय को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी की बात करें तो आवर्तकाल को कैपिटल टी से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर आवृत्ति की बात करें, फ्रिक्वेंसी की किसी वो दोलन या कंपन करने वाले पिंड द्वारा एक सेकेंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। पृष्ठ तनाव के उदाहरण देखिएगा। अपमार्जक पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपमार्जक किसको करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है ना, सर्फ, उसी को अपमार्जक कहते हैं। अब देखेंगे, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है, इसलिए फैल जाती है। वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती है, गोल होती है। तो जो वर्षा जल होता है उसकी आकृति जो होती है, गिरती हुई बूंद की आकृति वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। केशिकत्व के उदाहरण की बात करें तो लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना केशिकत्व के ही कारण ही संभव है। केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तथा जल और आवश्यक लवण पहुँचते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें दाब, प्रेशर की, तो किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल दाब प्रेशर कहलाता है। अर्थात दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल P=F/A। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम संबंध होने के कारण कम क्षेत्रफल वाली वस्तुएं अधिक दाब डालती हैं, ठीक है।
यानी कि जिसका क्षेत्रफल अधिक कम रहेगा वो दाब अधिक डालेगी। जैसे वायु दाब मापी को बैरोमीटर भी कहते हैं। इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। किसी स्थान के वायुदाब में शीघ्रता से कमी आना उस क्षेत्र में आंधी या तूफान आने या तेज हवाएं चलने का संकेत देता है। तरंग की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंग सबसे पहले देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तरंगे विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों के कंपन से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे बिना किसी माध्यम की सहायता से या निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। तो अगर माध्यम हो तो ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, बिना माध्यम के भी गमन करते हैं। इनकी चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होती है, स्पीड ऑफ लाइट। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रस्तुत की गई थी। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, देखिएगा जो लाल रंग का वेव लेंथ होता है वो सबसे अधिक होता है, और बैगनी रंग की जो वेव लेंथ होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। इसीलिए लाल रंग का प्रयोग हम उसमें यूज करते हैं आपके ट्रैफिक में। ध्वनि की बात करें तो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव की बात करें तो ध्वनि यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है। ध्वनि मतलब यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ध्वनि तरंगे माध्यम की सहायता से चलती हैं, ये निर्वात से नहीं गुजर सकती। माध्यम के मतलब या तो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, तभी ध्वनि तरंगे मूव करेंगी। अगर माध्यम नहीं है तो यह मूव नहीं करती हैं। जैसे निर्वात में हम कितना भी बोलेंगे अगले को सुनाई नहीं देगा, भले ही वो हमारे पास एकदम सट के खड़ा हो, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपश्रव्य तरंगे, दूसरा होता है श्रव्य तरंगे, तीसरा होता है पराश्रव्य तरंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स की। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। जिन ध्वनि तरंगों का आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा उनको अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे क्या इनको सुन सकते हैं, ऑडिबल वेव जिसको बोलते हैं। 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। मात्र श्रव्य तरंगे को ही मनुष्य अपने कान से क्या करता है, सुन सकता है। तो कहाँ से कहाँ तक होता है, 20 से 20,000 तक, ठीक है, 20 से 20,000 तक। और उससे 20 से नीचे रहेगा तो अपश्रव्य होगा, उसको मनुष्य अपने कान से नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगे जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जबकि इन तरंगों को चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली आदि द्वारा आसानी से क्या हो जाता है, सुना जा सकता है। तो कौन सी तरंगे ऐसी होती हैं जिनको हम कुत्ते, बिल्ली या हाथी आसानी से सुन सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं, तो वह होती हैं पराश्रव्य तरंगे। और इनका जो तरंग दैर्घ्य होता है, ये आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगर पूछे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम होती है तो ठोस माध्यम में, जबकि द्रव में उससे कम तथा गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। अब हम बात करें विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उस पर हम विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल देखेंगे। तो वायु में जो ध्वनि की चाल है वो 346 मीटर पर सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड वो 346 मीटर मूव करता है। ऑक्सीजन में जो होता है वो 316 मीटर पर सेकेंड है। समुद्री जल की बात करें तो देखिए आपको वायु की ज़्यादा अपेक्षा जल में होता है तो 1531 मीटर पर सेकेंड है। वहीं आसुत जल की बात करें तो 1498 मीटर पर सेकेंड है। एल्युमिनियम में देखिए अब यह क्या था, यह द्रव था। अब द्रव से ज़्यादा भी देखिए किस में है, द्रव से भी ज़्यादा है आपका ठोस में। एल्युमिनियम ठोस अवस्था में आ गया तो 6420। निकल में देखिए 6440, 6040। और स्टील में देखेंगे तो 5960। लोहा में देखिए 5950। पीतल में 4700 मीटर पर सेकेंड। कांच फ्लिंट में देखेंगे तो 2980 मीटर पर सेकेंड। तो यह है, यानी कि उस माध्यम जितना रहता है उतना ही उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो गैस में सबसे कम, उससे अधिक जल में और सबसे अधिक ठोस में। ऊष्मा की बात करते हैं तो तापमापन, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम देखेंगे। सबसे पहले तापमापन के 4 प्रमुख पैमाने प्रयुक्त किए जाते हैं। कौन कौन से, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एवं र्यूमर। तो तापमापन के लिए 4 प्रमुख पैमानों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं सेल्सियस तथा केल्विन में संबंध। तो जो सेल्सियस और केल्विन में संबंध होता है C=K-273, यानी कि अगर सेल्सियस दिया है, केल्विन दिया है, अगर सेल्सियस में निकालना है तो उसमें 273 घटा देंगे। या आपको सेल्सियस दिया है, केल्विन पता करना, तो क्या करना है, मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है। अगर पूछ रहा है कि केल्विन में इसका मान कितना होगा तो K= आपका यहाँ देख ही रहे हैं C+273 है, तो ऐड कर दीजिएगा 30 में क्या 273।
73 को, तो ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 3 7 3 10 2 1 3 303, ये आपका हो जाएगा केल्विन में। गलनांक की बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो ठोसों के गलने यानी पिघलने की क्रिया जिस निश्चित ताप पर प्रारंभ होती है उस निश्चित ताप को उस ठोस का क्या कहते हैं, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। मान लीजिए कोई ठोस अवस्था में है, किसी एक ऐसे टेम्परेचर पे आप उसको ले गए जिस पे वो गलना शुरू हो गया, तो वह निश्चित ताप उस ठोस के लिए क्या होगा, गलनांक पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, गलनांक होगा। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। द्रव या तरल यानी कि जो लिक्विड अवस्था में पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगते हैं उस निश्चित ताप को उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप गर्म करेंगे तो देखते हैं भाप बन के उड़ने लगता है। तो जब वो आपका क्या है, पहले तो पानी था यानी द्रव में था और वो गैस में बदलने लगा, चेंज होने लगा अवस्था, तो इसलिए इसका क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यह बॉइलिंग पॉइंट होता है। संघनन की बात करेंगे, कंडेंसेशन। संघनन की क्रिया में पदार्थ वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तथा जिस निश्चित ताप पर यह क्रिया होती है उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे वाष्प है उसको ठंडा करेंगे तो फिर जल बनने लगता है, तो कहने का मतलब है जो वाष्प अवस्था से यानी गैस अवस्था से फिर द्रव अवस्था में आने लगता है जिस ताप पर, उसको हम कहते हैं संघनन पॉइंट। ऊर्ध्वपातन देख लीजिए, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में होता था, लेकिन यहाँ क्या होता है सीधे वाष्प, और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन होता है, द्रव इसमें आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, गर्म करेंगे सीधे गैस, आयोडीन। ठीक है, कपूर की बात करें, कपूर को गर्म करिएगा सीधे द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे गैस में, नैप्थलीन हो गया। ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। प्रकाश की बात करते हैं, लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश तरंग एवं ऊर्जा है जिसके प्रभाव से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में एक सीधी रेखा में क्या करता है, गमन करता है। तो प्रकाश जो गमन करता है एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की व्याख्या प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई थी। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिकतम होती है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि अन्य पारदर्शी एवं सघन माध्यमों जैसे जल तथा कांच में इससे कम होता है। यानी कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, और या आप किसी माध्यम में, चाहे द्रव या ठोस माध्यम में जब उसको गमन करना होता है तो स्पीड कम हो जाती है। प्रकाश के बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के विभिन्न रंगों में सबसे कम होती है। ठीक है, अतः जो कह रहा है, रैले नियम के कारण बैगनी का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जब सबसे कम होता है तो यह प्रकाश सबसे दूर तक जाता है, मतलब ये काफ़ी दूर से ही दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। तो आकाश जो नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अवतल दर्पण की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर की। तो गोली दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो उसका अवतल भाग धसा हुआ तल परावर्तक बन जाता है, ऐसा दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोली दर्पण यदि उत्तल भाग पर पॉलिश करके बनाया जाता है तो इसका अवतल भाग धसा हुआ भाग परावर्तक, जैसे मान लीजिए यह है आपका, ऐसे शीशा काट लिया है, शीशा हमने ऐसे काट लिया है, एक शीशा है मान लीजिए, यह हो गया, और इस पर हमने क्या किया, यहाँ पे ये पेंट कर दिया हमने, ये पेंट कर दिया है, तो यह तो हो गया पेंट। अब जैसे प्रकाश आ रहा है ऐसे आ रहा है, और यह क्या कर रहा है, यहाँ से परावर्तित हो रहा है प्रकाश, तो इसका जो धसा हुआ भाग वो परावर्तक का काम कर रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होते हैं, कान, नाक और गले, ईएनटी जो डॉक्टर होते हैं द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। तो जो जितने भी दंत चिकित्सक होते हैं वो इनका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि यह बहुत पास स्थित वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देता है। तो जैसे दांत में ये देखेंगे और इसको बड़ा करके इनको दिखाई देता है उसका इमेज दांत का। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की विभिन्न स्थितियाँ देख लीजिए। वस्तु की स्थिति यदि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, और बनेगी कैसा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, और समान आकार के, मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतनी बड़ा उसका इमेज रहेगा, प्रतिबिंब का आकार होगा। अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगी और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और कैसा बनेगा, बिंदु के समान अत्यधिक छोटा, यानी कि वो जो होता है कि पॉइंट के समान दिखाई देगा। अगर वस्तु की स्थिति फोकस पर है
तो आपका इमेज जो बनेगा प्रतिबिंब वो अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बहुत बड़ा होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में यदि वस्तु की स्थिति है तो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य उसकी क्या बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति। और कैसा बनेगा, उल्टा और वास्तविक, और आकार जो रहेगा वो छोटा रहेगा। ध्रुव और फोकस के मध्य की बात करें तो यह दर्पण के पीछे इमेज बनता है, सीधा और आभासी बनता है और बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में अगर वस्तु रखा है तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य इसका इमेज बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, इमेज जो वस्तु से बड़ा बनेगा इसका इमेज। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की। यदि गोली दर्पण में अवतल भाग पर पालिश कर दिया जाए, मान लीजिए यही गोली दर्पण है और यहाँ आपका इस भाग पे आपने पालिश कर दिया, तो प्रकाश अब इधर से मुड़ेगा, ठीक है। तो उत्तल भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण, यह उत्तल दर्पण का उदाहरण है। ऐसे मान लीजिए कोई गोली दर्पण है, उसको काट लिए हैं, इसको हम मिटाते हैं एक बार। मान लीजिए यह है आपका, यह आपका मान लीजिए यह आपका गोली दर्पण, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है इस भाग पे आपने क्या कर दिया, पेंट कर दिया है, और यह लाइट इस पे गिर रहा है, इस पे, ठीक है, और यहीं से परावर्तित हो रहा है। तो यह क्या हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण दृश्य क्षेत्र जो फील्ड ऑफ व्यू होता है सबसे अधिक होने का इसका द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनने का इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में वाहनों में किया जाता है। तो साइड मिरर में पूछता है जो वाहनों के साइड मिरर किस प्रकार का दर्पण यूज होता है, तो वह होता है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है, क्योंकि यह इसका जो प्रतिबिंब सीधा बनने का इसका उपयोग साइड मिरर में होता है। अब देखेंगे हम बात करेंगे इंद्रधनुष की। इंद्रधनुष से पहले बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की स्थिति, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का आकार। यदि उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो फोकस पर दर्पण के पीछे, फोकस जो होगा दर्पण के पीछे पड़ेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी तथा सीधा, प्रतिबिंब का आकार जो होगा अत्यधिक छोटा और बिंदु के समान होगा, ठीक है। अनंत तथा ध्रुव के मध्य अगर वस्तु की स्थिति है तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस तथा ध्रुव के मध्य बनेगी, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनेगा, और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। अब इस पे बात कर लेते हैं इंद्रधनुष पे। रेनबो क्या है, इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश के वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा विभिन्न रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। इसी को हम कहते हैं वर्णविच्छेपण। तो ये वर्णविच्छेपण होने के कारण ही क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, विभक्त होने से बनता है। अब इसमें हम रंग होते हैं दो, प्राथमिक रंग ये होता है प्राइमरी कलर। ऐसे तीन रंग जिन्हें मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके उन्हें प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर कहते हैं। जैसे आप लोग याद करते होंगे लाल पीला हरा नीला, नहीं, तीन होते हैं, लाल हरा नीला। अगर आपको ट्रिक बता दूं तो आप लोग ऐसे याद करिएगा, नीलाहा, क्या, नीलाहा, नीला लाल हरा, ठीक है, पीला नहीं होता है प्राथमिक रंग। अब हम बात करेंगे दृष्टि दोष की। तो दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें निकट की वस्तुएं क्या स्पष्ट देख सकते हैं, उल्टा होता है नाम। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु देखेंगे, दूर की नहीं देखेंगे, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष में। और इसके निदान के लिए किसका हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते लेकिन दूर का स्पष्ट देख सकते हैं, और इसमें निदान के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब याद करिएगा कैसे, अब यहाँ से याद करिएगा, दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, दूर का नहीं। तो एक दूसरे का अपोजिट है, जैसा नाम दिया है उसका उल्टा काम है। लेकिन याद कैसे करेंगे, किस में अवतल है किस में उत्तल, तो दूर, दू ऊ, आपसे इसको याद रखिएगा, दू ऊ, दू से याद आ रहा है दूर, ऊ, दू ऊ, यानी दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। जब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल हो ही गया। अब बात करें अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म जिसको बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। यह रोग कार्निया के पूरी तरह से गोल न होने के कारण होता है। इस रोग में क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अबिंदुकता का निवारण बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल लेंस की आवश्यकता से किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक की बात करते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने के लिए पदार्थों को नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों द्वारा किरणित किया जाता है। रेडियो एक्टिव समस्थानिक के उपयोग, ठीक है, कोबाल्ट किरणित का मतलब प्रक्षेपित किया, उसके ऊपर डाला जाता है न्यूट्रॉनों द्वारा, बम्बार्ड किया जाता है, बम्बार्डिंग किया जाता है। कोबाल्ट 16 क्या है, एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है
जो उच्च ऊर्जा की गामा किरणें उत्सर्जित करता है। इन किरणों का उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो कोबाल्ट कैंसर के उपयोग में किसका प्रयोग किया जाता है? रेडियोएक्टिव समस्थानिक का, कोबाल्ट 16 का। आयोडीन 131 की बात करें, I-131 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जिसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि के कैंसर के उपचार हेतु होता है। नाभिकीय विखंडन की बात करते हैं। भारी नाभिक का 2 या अधिक खंडों में विभक्त होकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। इसमें अनियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन की बात करें तो जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तथा ऊर्जा विमुक्त करते हैं तो यह क्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। जो सूर्य में इतनी अपार ऊर्जा है और प्रकाश है, तो सूर्य की प्रकाश और उष्मा ऊर्जा का स्रोत क्या है? वो नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। चलें आगे देखें। विश्व के विभिन्न देशों के कुछ भौतिकविदों के प्रमुख योगदान के बारे में देखते हैं। R.A. मिलिकान की बात करते हैं तो इन्होंने क्या बताया था, क्या आविष्कार किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश की माप किया था। उसके बाद अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें तो परमाणु का नाभिकीय निर्देश दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था। नील्स बोर थे, हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम निर्देश दिया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इंपॉर्टेंट, इंडिया के, ठीक है, इनको देखिएगा विशेष तौर पे, ये इंडिया के हैं। अणुओं द्वारा प्रकाश का अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन के बारे में इन्होंने खोज की थी या बताया था। लुइस विक्टर डी ब्रोगली की बात करें तो द्रव्य की तरंग प्रकृति के बारे में बताया था। मेघनाथ साहा देखिएगा, इंपॉर्टेंट, उष्मीय आयनन, इंडिया के। सत्येंद्र नाथ बोस, क्वांटम यांत्रिकी, ठीक है, क्वांटम यांत्रिकी दिया था। वॉल्फ्गैंग पाउली ने दिया था फॉर्जन नियम, जो बोलते हैं ना पाउली का फॉर्जन नियम। एनरिको फर्मी का देख लीजिएगा, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। होमी जहांगीर भाभा, कॉस्मिक विकिरण का सोपानिक प्रक्रम। एस चंद्रशेखर सीमा, तारों की संरचना तथा विकास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर सीमा किसने दिया था? एस चंद्रशेखर, ठीक है। जार वार्डिन क्या है? ट्रांजिस्टर अतिचालकता का सिद्धांत। गैलीलियो गैली जड़त्व का नियम का दिए थे, अभी आपको पता ही होगा। क्रिश्चियन हाइगेंस की जो थे वो थे प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिए थे क्रिश्चियन हाइगेंस। आइजैक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गति के नियम, ठीक है, न्यूटन का 3 नियम जो था, और परावर्ती दूरदर्शक। माइकल फैराडे की बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की बात करें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। उसके बाद हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। जगदीश चंद्र बोस, अति लघु रेडियो तरंगे, बेतार संदेश, क्रेस्कोग्राफ। मैरी स्क्लोडोस्का क्यूरी या मैडम क्यूरी जिसको बोलते हैं, रेडियम तथा पोलोनियम की खोज किया थी और प्राकृतिक रेडियोएक्टिविटी का अध्ययन किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, प्रकाश का वैद्युत नियम, सापेक्षिकता का सिद्धांत, और क्वीटर फ्रांसिस हैंस ने दिया था कॉस्मिक किरणों का खोज किया था। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देख लीजिए। एकॉस्टिक, ध्वनि से संबंधित अध्ययन, यानी ध्वनि विज्ञान की वो शाखा जिसमें ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिक। एंथ्रोपोलॉजी, मानव विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी, खगोल पिंडों का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी, नींद का वैज्ञानिक अध्ययन। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? आकाशीय पिंडों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का अध्ययन एस्ट्रोफिजिक्स कहलाता है। एगेस्ट्रोलॉजी, घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एगोस्ट्रोलॉजी। आर्थोलॉजी, इसको हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन होता है, आर्थ्रोलॉजी। बायोमेट्रिक की बात करें तो गणितीय विधियों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग। कार्डियोलॉजी की बात करें तो हृदय तथा उनसे संबंधित रोगों का अध्ययन कार्डियोलॉजी में होता है। सिरामिक्स की बात करें तो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला तथा इनसे संबंधित विज्ञान है आपका सिरामिक्स। कॉस्मोलॉजी की बात करें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन होता है कॉस्मोलॉजी में। क्रोमेटोलॉजी, विभिन्न रंगों का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स में अति निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन। साइटोलॉजी में हम जैव कोशिका की संरचना एवं कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। क्रिप्टोग्राफी में हम करते हैं संचार सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र का अध्ययन। डेमोग्राफी में हम करते हैं मनुष्य की जनांकीय स्थिति का अध्ययन। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? भ्रूण विकास का अध्ययन होता है। इकोलॉजी में पौधे एवं जंतुओं के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन। यूजेनिक्स में होता है वांछित अनुवांशिक गुणों की अभिवृद्धि हेतु नियंत्रित जनन के द्वारा जनसंख्या में सुधार का अध्ययन। एंटोमोलॉजी की बात करें तो कीटों की विभिन्न प्रजातियों का वैज्ञानिक अध्ययन। जेनेटिक्स की बात करें तो वंशानुगत गुणों का अध्ययन। जीनियोलॉजी की बात करें तो वंशावली या वंश परंपरा का अध्ययन।
हेमेटोलॉजी की बात करें तो रक्त एवं संबद्ध रोगों का अध्ययन। हिपेटोलॉजी की बात करें तो यकृत, पित्ताशय एवं अग्नाशय तथा उनके विकारों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी की बात करें तो ऊतकों की रचना का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी की बात करें तो सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो बिना मिट्टी के जल के पौधों के उगाने की कला। हाइड्रोपैथी की बात करें तो जल के प्रयोग से रोगों के उपचार का अध्ययन। हाइड्रोथेरेपी बात है तो जल से रोगों के उपचार की तकनीकी है। होलोग्राफी लेजर के माध्यम से त्रियामी फोटोग्राफी की कला। लेपिडोप्टेरोलॉजी जो है तितलियों एवं कीट पतंगों का अध्ययन। मीटेरियोलॉजी जो होता है वायुमंडलीय प्रक्रियाओं एवं मौसम का अध्ययन होता है। मॉर्फोलॉजी प्राणियों एवं पौधों की आकृति एवं बनावट का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी में होता है कॉकों का अध्ययन। न्यूमिस्मेटिक्स में होता है सिक्कों का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी में होता है अंक ज्योतिष विज्ञान। निमेंटोलॉजी में होता है गोल कृमि का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी में गुर्दा या वृक्क का अध्ययन होता है नेफ्रोलॉजी। न्यूरोलॉजी में मस्तिष्क, स्नायु तंत्र तथा इनके रोगों का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी में होता है दांतों की संरचना एवं रोगों का अध्ययन। पैथोलॉजी में होता है रोगों के कारणों एवं प्रभाव का अध्ययन। साइकिएट्री में होता है साइकिएट्री में होता है आपका मानसिक रोगों तथा इनके निदान का अध्ययन। पीडियाट्रिक्स में होता है बच्चों तथा इनसे संबद्ध बीमारियों का अध्ययन। न्यूमेटिक्स में होता है वायु या गैसों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी में होता है औषधियों तथा उनके प्रयोग एवं प्रभाव का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी में होता है खोपड़ी का अध्ययन। पोमोलॉजी में होता है फलों एवं उनके उत्पादन का अध्ययन। पेडोलॉजी में होता है मिट्टी का अध्ययन। फिलोलॉजी में होता है भाषा विज्ञान का अध्ययन। पेट्रोलॉजी में होता है चट्टानों की उत्पत्ति का अध्ययन। पोसोलॉजी में होता है औषधि की मात्रा का प्रयोग का अध्ययन। फोनेटिक्स में होता है स्वर की ध्वनियाँ एवं उनके उच्चारण का अध्ययन। प्लोज्मोलॉजी में होता है जीव जंतु की सूक्ष्म संरचना जैसे कोशिका आदि की सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन। सेरोलॉजी में क्या होता है ब्लड सीरम एवं अन्य शारीरिक द्रवों का वैज्ञानिक अध्ययन। साइरोलॉजी में होता है छिपकलियों का अध्ययन। टैक्सोनॉमी में होता है जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन। गायनकोलॉजी में होता है स्त्री रोग का अध्ययन। जियोलॉजी में होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं अवस्थाओं का अध्ययन। तो आज फिजिक्स समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान।